देखो हम लोग कल मूल्य विभेद प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़ रहे थे और जिसमें हम लोगों ने देखा कि एक अधिकारी जब मूल्य विभेद करता है तो उसके कई आधार हैं और इसके अलावा एक अधिकारी की पूर्ति रेखा कैसी होगी ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कोई निर्धारित पूर्ति रेखा होती नहीं है। ये उसके खुद के अपने निर्णय पर निर्भर करता है कि वह पूर्ति के साथ कैसा व्यवहार करेगा। वह पूर्ति बढ़ा भी सकता है, नहीं भी बढ़ा सकता है, वो केवल मूल्य बढ़ा सकता है, वो ऐसा भी कर सकता है कि मूल्य बिल्कुल न बढ़ाए, केवल पूर्ति बढ़ा दे। तो ऐसे में एक अधिकारी की पूर्ति रेखा आप निश्चित नहीं कर सकते और वो मूल्य विभेद कई तरह से करता है। तो आपने देखा कि कैसे वह प्रथम डिग्री का मूल्य विभेद भी कर सकता है जब वो पूरी की पूरी उपभोक्ता की बचत को रियलाइज़ कर लेता है, अर्थात जितना उपभोक्ता देना चाहता है उतना ही उससे वह वसूल लेता है। इसके अलावा आपने देखा कि वह उसे 2 से अधिक बाज़ारों में बांट लेता है, जिसको आप द्वितीय कोटि का मूल्य विभेद कहते हैं, या फिर वह मांग की लोच के आधार पर जो सामान्य है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, बाजार को 2 भागों में बांट लेता है। और हमने बहुत विस्तार से देखा कि वह कैसे 2 बाज़ारों में अपनी वस्तु की मात्रा और मूल्य को निर्धारित करके अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करता है। आपने ये भी देखा कि कैसे वह जब विभिन्न प्लांट से उत्पादन करता है तब वह किस प्लांट से कितना उत्पादन करेगा। इसके अलावा वो विभिन्न प्लांट से किए गए उत्पादन को विभिन्न बाज़ारों में किस मूल्य पर और उसकी कितनी मात्रा बेचेगा, यह बाज़ार की लोच पर निर्भर करता है। और जहाँ मांग की लोच अधिक होती है वहाँ वह कीमत कम रखता है और मात्रा ज़्यादा बेचता है, और जहाँ मांग की लोच कम होती है वहाँ वह मात्रा कम रखता है लेकिन कीमत ज़्यादा रखता है। तो यह हम लोगों ने बहुत सारी बातें विस्तार से पढ़ी हैं। एक सवाल आपसे पूछा जाता है अक्सर कि मोनोपोली प्राइस इज़ हायर देन कॉम्पिटिटिव प्राइस, क्या एकाधिकारी मूल्य प्रतियोगी मूल्य से अधिक होता है? तो आप इसको देखें कि 2 दशाएं हो सकती हैं। मान लीजिए वह इंक्रीजिंग कास्ट कंडीशन में उत्पादन कर रहा है या वह कांस्टेंट कास्ट कंडीशन में उत्पादन कर रहा है। अगर आप दोनों में देखें तो दोनों ही दशाओं में एकाधिकार के अंतर्गत और प्रतियोगिता के अंतर्गत, यानी पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य क्या होंगे। अगर आप दोनों के मूल्य को निर्धारित करें तो आप देख करके यह जान सकते हैं कि मूल्य कहाँ ज़्यादा है और कहाँ कम है। तो जैसे ये देखो, ये तुम्हारा AR है और ये MR है, एकाधिकार की स्थिति, ठीक है। और यह इंक्रीजिंग कास्ट कंडीशन की दशा में मार्जिनल कास्ट है। एकाधिकार के अंतर्गत हम उत्पादन वहाँ करते हैं जहाँ MC MR को काट रहे हैं, ठीक है। और मूल्य कहाँ तय होगा, इसको यहाँ ऊपर। लेकिन प्रतियोगिता की दशा में उत्पादन और मूल्य कहाँ तय होता है, जहाँ वह AR को काटती है, जो काटती है यहाँ। तो उत्पादन वह एकाधिकार की दशा में Q1 करेगा और प्रतियोगिता की दशा में Q2 करेगा, लेकिन मूल्य एकाधिकार की दशा में P1 रखेगा और एक प्रतियोगिता की दशा में P2। इसका मतलब कि एकाधिकारी मूल्य प्रतियोगी मूल्य से अधिक है, यही ना। यहाँ भी संकेत वही है। तो यहाँ देखो मोनोपोली प्राइस जो है वो MQ1 है, यानी अगर इसको यहाँ M लिख दिया जाए तो ये कौन सी प्राइस है, ये मोनोपोली प्राइस है MQ1 और क्वांटिटी है OQ1 ना। लेकिन जो प्रतियोगी कीमत है वो क्या होगी, वो यहाँ से होगी, OP2 होगी जो इससे कम होगी, और प्रतियोगी मात्रा क्या होगी OQ2।
स्पष्ट होता है कि एकाधिकारी मूल्य ज़्यादा होता है और प्रतियोगी मूल्य कम होता है। एकाधिकारी मात्रा कम होती है, प्रतियोगी मात्रा ज़्यादा होती है। यानी इसका मतलब ये है कि वह अधिकतम उत्पादन नहीं करता है, वह साधनों का सदुपयोग पूर्णतः नहीं करता है, वह न्यूनतम लागत पर उत्पादन नहीं करता है। वह इसका मतलब कि समाज के हित को अधिकतम करने पर फोकस नहीं करता है, वह अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है, भले लागत चाहे उसकी न्यूनतम हो चाहे ना हो, उत्पादन चाहे अधिकतम कर रहा हो चाहे ना हो। और अगर ऐसा है, इसका मतलब कि जो रिसोर्सेज हैं एक तो पहले से ही सीमित हैं और उनका भी पूर्णतया उपयोग नहीं हो रहा है, मिस यूज ऑफ रिसोर्सेज है, संसाधनों का दुरुपयोग है। ठीक है। इसी तरह देखो, अगर मान लो कांस्टेंट कास्ट है तब क्या होगा, इसको मिटा दें। अगर आप यहाँ देखें कांस्टेंट कास्ट है तो एमसी रेखा क्या है, वो इस एम आर को, बहुत आसान है, हर सब आप पढ़ चुके हैं, यहाँ काट रही है, नीचे करेंगे ये उत्पादन हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे ये क्या हो जाएगा, एकाधिकारी मूल्य हो जाएगा। लेकिन प्रतियोगिता मूल्य कितना होगा, इतना ही होगा, क्योंकि ये आपको जहाँ काटेगी वो नहीं। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि उत्पादन ज़्यादा और मूल्य कम रख रहा है, जैसा आपने पीछे। तो मोनोपोली प्राइस बिल्कुल वही व्याख्या है कि एकाधिकारी मूल्य जो होगा वो P1 होगा, एकाधिकारी मात्रा Q1 होगी, प्रतियोगी मूल्य P2 होगा और प्रतियोगी मात्रा Q2 होगी। स्पष्ट है कि लागत की दोनों दशाओं में एकाधिकारी मूल्य प्रतियोगी मूल्य से अधिक तथा मात्रा कम होती है। अब सवाल यह है कि क्या एकाधिकारी मूल्य सदैव प्रतियोगी मूल्य से ज़्यादा ही रहेगा। आपकी परीक्षा में ये भी सवाल आता है कि क्या हमेशा ऐसा होगा कि एकाधिकारी मूल्य अधिक हो और प्रतियोगी मूल्य कम हो। तो कुछ ऐसी भी दशाएं हो सकती हैं जब एकाधिकारी मूल्य कम हो और प्रतियोगी मूल्य कैसा हो, ज़्यादा हो। वो कैसे होगा देखो। कंडीशन यह है कि यदि एकाधिकारी इंक्रीजिंग रिटर्न के अंतर्गत उत्पादन कर रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न जब भी कहा जाए इट मीन्स डिक्रीजिंग कास्ट की बात हो रही है। बढ़ता हुआ प्रतिफल का मतलब कि घटती हुई लागत, और घटते हुए प्रतिफल का मतलब बढ़ती हुई लागत। सीधी सी बात, ये आपके दिमाग में बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए कि जब हम इंक्रीजिंग कास्ट कहते हैं इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट डिक्रीजिंग रिटर्न, और जब हम डिक्रीजिंग कास्ट की बात करते हैं इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट इंक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है। तो कह रहा है कि यदि इंक्रीजिंग रिटर्न है इसका मतलब डिक्रीजिंग कास्ट है, तो उसे उत्पादन में अनेक मित व्ययताएँ प्राप्त होती हैं। परिणाम स्वरूप अधिक लाभ कमाने के लिए वह कम कीमत पर अधिक मात्रा बेचता है। जब उसे तमाम तरह के और भी लाभ प्राप्त हो रहे होते हैं, मित व्ययताएँ प्राप्त हो रही होती हैं, तो वह क्या करता है कि कीमत कम रख करके अधिक लाभ कमाना चाहता है। देखो ये हम लोग बहुत बार पीछे पढ़ चुके हैं कि बहुत सारा उद्देश्य फर्म का है। लाभ अधिकतम करना ये तो शुद्ध रूप से इकोनॉमिक उद्देश्य जो हमको दिखाई पड़ता है, और सामान्यतः इसको इसलिए मान लेते हैं कि इसको मान लेने में थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक और अभौतिक कारण कम रहते हैं, व्याख्या करना आसान हो जाता है। लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि उसके मन में कुछ भी आ सकता है। ठीक है। कोई कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे जितना वह लाभ पर फोकस करता हो, चाहे जितना भौतिकवादी हो, लेकिन उसके मन में दुकान पर बैठे बैठे अचानक ही आ सकता है कि चलो आज हमारा जन्मदिन है, आज बेईमानी नहीं करेंगे। क्या करोगे? नहीं आ सकता क्या? आ सकता है। आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है, चलो एक आदमी को, किसी गरीब को एक पैंट शर्ट फ्री में दे देंगे। क्या करोगे? क्या ऐसा नहीं आ सकता? आ सकता है। तो हमेशा ये नहीं कह सकते कि तुम हमेशा इकोनॉमिक कैलकुलेशन के आधार पर ही अपना बिहेवियर शो करते हो। बहुत सारे रीज़न आपको प्रभावित करते हैं और हर क्षण आपका व्यवहार परिवर्तनशील होता है। किस बात से कब प्रभावित हो जाए, कौन सी बात आपको अच्छी लग जाए, कौन सी बुरी लग जाए, किस बात से आप प्रसन्न हो जाएं। इसीलिए कहते हैं कि बहुत खुश रहो
तो किसी से कोई वादा मत करो। और जब बहुत दुखी रहो तो उस समय कभी भाई किसी को कुछ अपशब्द मत कहो, क्योंकि दोनों गड़बड़ होगा। दुखी रहने पर तुम किसी को ऐसा कह सकते हो जो बाद में दुखी हो जाओ, नहीं कहना चाहिए था। और बहुत खुश रहते हो तो कहते हैं बहुत खुश हुए जब तुमको चलो आज काफ़ी पिलाएंगे, अब बाद में पछताए बिना मतलब कह दिए काफ़ी पिलाने के लिए, नहीं करना चाहिए था। तो खुश होने पर कोई वादा नहीं करना चाहिए, गलत बात है। सोच समझकर विवेकपूर्ण तरीके से तुम्हें प्रॉमिस करना चाहिए। तो अब कह रहा है अगर ये परिस्थितियां हैं तो हो सकता है कि एकाधिकारी मूल्य कम हो और प्रतियोगी मूल्य ज़्यादा, जैसे ये मांग रेखा है, इसी को हम डिमांड भी कहते हैं, याद है ना, ये MR है। तो ये मान लो मांग रेखा है, ये पूर्ति रेखा है। बाजार में प्रतियोगी कीमत क्या तय हो जाएगी, P मात्रा क्या तय हो जाएगी, कीमत। जबकि ये जो एकाधिकार के अंतर्गत उत्पादन तय होगा तो उसकी लागत रेखा है, यहाँ तक MCMR यहाँ बराबर होगी और कीमत क्या होगी। यहाँ देखो प्रतियोगी कीमत ज़्यादा है और एकाधिकारी कीमत कैसी है, कम। इसका मतलब कि कभी कभी एकाधिकारी कीमत कम भी हो सकती है प्रतियोगी कीमत से, अगर ऐसी दशाएं हैं तो। लेकिन सामान्यतः वो बहुत रोज़ खुश नहीं होता है, ऐसा नहीं कि रोज़ खुश होकर के और बांटता रहेगा, कभी कभी गलती से ही खुश होता है। तो ऐसा हो सकता है सिद्धांत में, लेकिन व्यवहार में भी ऐसा ही हो बहुत आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो ये जो है तो ये देखो पूरा तुम्हारा कंप्लीट एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य विभेद है। और अब हम लोग इसको यहीं पहले ख़त्म कर देते हैं, इसलिए कि फिर दिक्कत करेगा।